हेलो एवरीवन। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो आप लोग तैयार हैं सीडीपी का टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट हम लोगों का तीसरा टेस्ट है, ठीक। और आगे कल जो है मैथ पेडागॉजी का टेस्ट होगा। ऐसे करके सभी विषयों का टेस्ट होगा, ठीक। और यह टेस्ट जो है आपके एग्ज़ाम तक चलने वाला है। और इसी टेस्ट में आपके डिफिनीशन और जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सब कुछ जो है पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट का। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों का बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू लेवल कितना होता है? बताइए। प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 से 109, 110 से 119, 120 से 139 या फिर 140 से अधिक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धिलब्धि जो होता है 140 से अधिक होता है। ओके, 140 से अधिक होता है एक प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धिलब्धि। और 120 से 139, 120 से 139 का आईक्यू लेवल जो होता है वह प्रखर बुद्धि यानी वेरी सुपीरियर बुद्धि वाले बालक में होता है। ओके, 120 से 139 का आईक्यू लेवल जो होता है वह प्रखर बुद्धि वाले बालक में होता है। ओके, और 110 से 119 जिसका आईक्यू लेवल होता है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल होता है उन्हें कहते हैं उत्कृष्ट बुद्धि यानी सुपीरियर बुद्धि। ओके, और 90 से 109 जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 109 होता है उन्हें सामान्य बुद्धि कहते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालक कहते हैं, ठीक। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 80 से 79, अरे हम भी क्या पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 80 से 89, ठीक, 80 से 89 का होता है, उन उन बच्चों को मंद बुद्धि यानी डल माइंडेड कहते हैं, ठीक। जिन बच्चों का बुद्धिलब्धि या आईक्यू लेवल 80 से 89 होता है उन्हें डल माइंडेड या मंद बुद्धि कहते हैं। ओके, और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से 79 होता है उन बच्चों को निर्बल बुद्धि यानी फीबल माइंडेड कहते हैं। ओके, और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 50 से 69 होता है उन बच्चों को मूर्ख यानी मोरन कहते हैं। ओके, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 50 से 69 होता है वे बच्चे मूर्ख होते हैं। और जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से 49 होता है, ठीक, 25 से 49 होता है उन बच्चों को मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूढ़, मूढ़ बच्चे। ओके, और 25 से कम आईक्यू लेवल वाले बच्चे को जड़ बुद्धि यानी इडियट कहते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जिन बच्चों का बुद्धिलब्धि 25 से कम होता है वे बच्चे होते हैं, बताओ। अभी जस्ट बताया, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हमको सबका जो है, सबका आंसर हमें सही आंसर चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला
या चौथा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिन बच्चों का बुद्धिलब्धि 25 से कम होता है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? उस बच्चे को क्या कहेंगे हम लोग? बोलिए। इसका आंसर है जड़ बुद्धि। ओके, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 25 से कम होता है, उन बच्चों को जड़ बुद्धि कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, और बाकी तो सब बता चुके हैं, निर्बल बुद्धि, मूर्ख, मूढ़, ये सब नहीं होगा। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 62, कितनी बुद्धिलब्धि यानी कितने आईक्यू लेवल वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 80 से 89, या फिर जो है 70 से 79, या फिर 25 से 49, या फिर 90 से 109? बताइए। मंद बुद्धि वाले बालक की आईक्यू सॉरी मंद बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है? जल्दी बताइए। इसका आंसर है 80 से 89। ठीक, मंद बुद्धि वाले बालक का आईक्यू लेवल 80 से 89 होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जिन बच्चों को पुस्तक स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वह बच्चे होते हैं? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बच्चे, या फिर जो है मंद बुद्धि? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जिन बच्चों का पुस्तक स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वह बच्चे होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों को पुस्तक और स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चे अपने निर्णय में स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं। ठीक, इनमें सोचने विचार करने की क्षमता अधिक होती है, जिज्ञासा अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर जिज्ञासा यानी क्यूरिसिटी हाई होती है। इनको पुस्तक स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, ऐसा कह सकते हैं कि इनके बुद्धि की क्षमता अधिक होती है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। कौन से सिद्धांत हैं, या कौन सा सिद्धांत बताइए? सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी क्रियाओं है, मिस्टेक हो गया है, आप लोग समझ सकते हैं, क्रियाओं को प्रभावित करती है। कौन सा सिद्धांत है? जल्दी बताइए। एक कारक सिद्धांत, बिने, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं। सभी को, सभी नहीं, सॉरी, क्या क्या हो रहा है यार। सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, एक कारक सिद्धांत। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि बुद्धि के कितने कारक होते हैं? बताइए। एक कारक, दो कारक, तीन कारक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताइए।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्विकारक। ठीक, द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सामान्य कारक और दूसरा होता है विशिष्ट कारक। ठीक, देखिए वही आ भी गया, इसलिए आगे आगे सब कुछ है, सब आगे मिलेगा, इसलिए सोच रहे हैं आगे पहले ही बता देंगे तो आप लोग आंसर धड़ाधड़ बता दोगे। तो आप लोग खुद से बताइए पहले, उसके बाद हम तो है ही, हम तो बताएंगे ही। ओके, देखिए सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक किस सिद्धांत के 2 कारक हैं? हमने तो अभी आपको बता दिया है, जस्ट अभी बताया है, तो आपको गलत नहीं करना है। ऑप्शन सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक किस सिद्धांत के 2 कारक हैं? द्विकारक सिद्धांत के, त्रिकारक सिद्धांत के, एक कारक सिद्धांत के, बहुकारक सिद्धांत के। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, द्विकारक सिद्धांत के 2 कारक हैं, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की आलोचना किसने की? ठीक, त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक, यहाँ से देखिए क्वेश्चन से ही एक आंसर बन गया। क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका जवाब होगा स्पीयरमैन। ओके, अब उसी में दूसरा क्वेश्चन यानी 67 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना किसने की? बताइए, त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना बिने ने की, टर्मन ने की, थॉर्नडाइक ने की, हावर्ड गार्डनर ने की, किसने किया? बताओ, जल्दी बताओ। त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना थॉर्नडाइक ने किया था। ओके, ये तो पता चल गया त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना किसने की। और रह गई बात सामान्य से विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट कारक। ठीक, सामान्य और विशिष्ट कारक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कहाँ गया भाई सामान्य विशिष्ट कारक? यही है ना, सामान्य और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो होते हैं सामान्य कारक, ठीक, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, द्विकारक सिद्धांत के 2 कारक हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। और सामान्य कारक में, सामान्य कारक जो होता है सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, और सामान्य कारक जो होता है यह कारक जन्मजात होता है, जन्मजात होता है और सदैव समान होता है, जीवन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। कौन? सामान्य कारक। यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरे की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होता है। कौन सा कारक? सामान्य कारक। ठीक, सामान्य कारक के बारे में बात हो रही है। सामान्य कारक जिन व्यक्तियों में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल होता है। अब बात करें विशिष्ट कारक की। ठीक, विशिष्ट कारक या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाया जाता है, भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। सीधे सीधे कहें तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक, विशिष्ट कारक दूसरों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक तो हो गया था कि त्रिकारक सिद्धांत यानी
स्पीयरमैन की आलोचना किसने की? थॉर्नडाइक ने किया था। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताओ, जल्दी बताओ, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कैली ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने, हावर्ड गार्डनर ने, किसने किया? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हावर्ड गार्डनर ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीर गतिकी, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? बताइए। इतने बुद्धि हैं, इन सबको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शरीरगतिकी, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये सब बुद्धि किस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर। ठीक, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर ये जितनी भी बुद्धियां हैं सब संकेत कर रही हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने, हावर्ड गार्डनर ने, जेपी गिल्ड ने, स्पीयरमैन ने, कौन किसने किया? बताइए जल्दी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जेपी गिलफार्ड ने। ओके, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफार्ड ने की। ओके, ऐसे ऐसे नाम रहते हैं कि बोलने बोलने में भी कठिनाई होती है। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार या इंटरैक्ट किया जाए, इससे संबद्ध बुद्धि को क्या कहते हैं? सीधे सीधे बोले तो एक व्यक्ति है, वह सोचता है कि दूसरे व्यक्ति से हम किस प्रकार से व्यवहार करें, ऐसा संबंध बुद्धि को क्या कहते हैं? इससे संबंधित बुद्धि है, संबंध नहीं है, मिस्टेक हो जाता है भाई, कैसे टाइप करते हो? संबंधित। ठीक, संबंधित रहेगा, समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। बताइए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ओके, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसे कहते हैं? ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का ही एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति सोचता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए या इंटरैक्ट किया जाए, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का ही एग्जाम्पल था। ओके, इस प्रकार की बुद्धि मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि जिन मनुष्यों में अधिक होती है वे मनुष्य नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, सब आएंगे अभी 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 अंतःवैयक्तिक, अस्तित्ववादी, सब कुछ आएगा आगे। देखिए आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 72। एक मिनट,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का अधिक विकास होने पर, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिन व्यक्तियों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का अधिक विकास होता है वे व्यक्ति बनते हैं, क्या बनते हैं? अभी जस्ट पीछे बताया हमने। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हमें सही चाहिए। बताइए, नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, माली बनते हैं, या फिर पहला दूसरा दोनों सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, नेता बनते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। ठीक, जिन व्यक्तियों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अधिक विकास होता है वे व्यक्ति नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इंटरपर्सनल कहना आसान है क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, हिंदी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यक्ति अपने भाव व संवेगों को प्रकट करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करता है, इससे संबंधित बुद्धि है। बताइए कौन सा बुद्धि? एक व्यक्ति है वह अपने भाव और संवेगों को प्रकट करने और उसमें अंतर करने और स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने, मतलब निर्देश दे रहा है। तो इस प्रकार की बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है, या फिर इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए। पहला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरा है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और तीसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का जो है आंसर है सेकंड, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक, अंतः वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि मनुष्य अपने अंतरात्मा से, मतलब अंतरात्मा से बात करता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, खुद से, मतलब खुद से बातें करता है। ठीक, तो एक व्यक्ति अपने भाव व संवेगों को प्रकट करने, विभेद करने यानी अंतर करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने या फिर निर्देश देने से संबंधित बुद्धि है, इनमें से कौन सा है? तो है इंट्रापर्सनल। ओके, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तो आप अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, और गणितीय बुद्धि यानी तार्किक गणितीय बुद्धि और शारीरिक गतिक बुद्धि आगे आ रहा है। ओके, जिन मनुष्य में भाषण बुद्धि का विकास अधिक होता है वह बनते हैं। बताइए, जिन मनुष्यों में भाषण देने वाली बुद्धि का अधिक विकास होता है वह क्या बनते हैं? बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 74 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। वकील, पत्रकार, कवि, ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। जिन मनुष्यों में भाषण बुद्धि का विकास अधिक होता है वे वकील बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, कवि बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जिन व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वह बनते हैं, इनमें से क्या नहीं बनते हैं? बताइए। जिन व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वह
इनमें से क्या नहीं बनते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसमें, ये नहीं होगा इतना। ठीक, अब सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दीजिए। इसका आंसर है वकील। ठीक, जिन व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वे वकील नहीं बनते, बाकी अध्यापक बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। जिन व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वे अध्यापक, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक बनते हैं, वकील नहीं बनते। ओके, आइए 76, क्वेश्चन नंबर 76, जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वह बनते हैं, बताइए। बताइए, जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वह बनते हैं मूर्तिकार, चित्रकार, पहला दूसरा दोनों सब गलत हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, जल्दी बताओ। इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पहला दूसरा दोनों। ठीक, जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वह मूर्तिकार बनते हैं और चित्रकार भी बनते हैं। ठीक, टिक टिक के अकॉर्डिंग मत समझना कि चित्रकार पर टिक लगा के मूर्तिकार बोल रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। ओके, तो जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार और चित्रकार बनते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, डांसर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री किस बुद्धि के उदाहरण हैं, बताइए। डांसर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री किस बुद्धि के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए शरीर गति की बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शरीर गति की बुद्धि। ठीक, डांसर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री में शरीर गति की बुद्धि अधिक होती है। ठीक, जिन व्यक्तियों में शरीर गति की बुद्धि अधिक होती है वे डांसर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों में अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का विकास अधिक होता है वह बनते हैं, पीछे चला गया क्वेश्चन, इसको बताए हैं, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, जिन व्यक्तियों में अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का विकास अधिक होता है वह बनते हैं, क्या बनते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आध्यात्मिक गुरु। ओके, जिन व्यक्तियों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का विकास अधिक होता है वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि का विकास अधिक होता है वे बनते हैं, बताइए क्या बनते हैं? जिन व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि का विकास अधिक होता है वे बनते हैं किसान बनते हैं, माली बनते हैं, पेड़ पौधे के देख रेख करने वाले बनते हैं, ये सभी बनते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, जिन व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि का विकास अधिक होता है वे बनते हैं किसान, माली, पेड़ पौधे की देख रेख करने वाले। ओके,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है? भगवान कौन है? भगवान क्यों दिखाई नहीं देते? हम धरती पर क्यों आए? ऐसा सोचने वाले मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है? बताओ, किस प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य ऐसी बातें सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, भगवान कौन है, भगवान क्यों दिखाई नहीं देता, हम धरती पर क्यों आए? किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक, अस्तित्ववादी बुद्धि वाले व्यक्ति जो है ऐसा प्रश्न अपने माइंड में चलाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर किया गया है? बताइए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, अलग अलग बुद्धि को माप नहीं सकते। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना जो है, अलग अलग बुद्धि को मापा नहीं जा सकता, इसके आधार पर उनकी हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना की गई है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिचापीय या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत या फिर त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? ठीक, देखिए गौर करिएगा, इन तीनों वर्डों में से किसी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, त्रिचापीय सिद्धांत त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया, या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत किसने दिया, या फिर त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तीनों नाम आप याद रखिएगा। ओके, बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्टर्नबर्ग। ठीक, त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिघटकीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। ओके, कितने ईस्वी में दिया? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। ओके, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिघटकी सिद्धांत को कितने उप सिद्धांतों में बांटा गया है? यानी स्टर्नबर्ग ने त्रिघटकीय सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? त्रिघटकीय सिद्धांत को स्टर्नबर्ग ने कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 3। ठीक, स्टर्नबर्ग ने त्रिघटकीय सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। ओके, तो वो तीनों सिद्धांत के नाम क्या हैं उसको भी जान लीजिए। नंबर फर्स्ट है संदर्भात्मक सिद्धांत। संदर्भात्मक, हिंदी कहने में जो है बड़ी ही डिफिकल्टी महसूस होती है। संदर्भात्मक, ओके, ये भा है भाई, समझ लेना इसको। संदर्भात्मक क्या ही बताएं, उप सिद्धांत। ठीक, अनुभवजन्य सिद्धांत या फिर अनुभवात्मक बुद्धि, जिसे एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह उप सिद्धांत अनुभवों से प्राप्त ज्ञान से संबंध रखता है। अनुभवात्मक सिद्धांत में निहित मानसिक क्षमता को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। ओके, हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, चलिए कोई बात नहीं। फिर आगे देखिए, जिन व्यक्ति में
अनुभवजन्य या फिर अनुभवात्मक बुद्धि का विकास अधिक होता है, वे परिस्थितियों को शीघ्र समझकर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और नए नए खोज करते हैं। ओके, उसके बाद फिर तीसरा है घटक उपसिद्धांत। घटक उपसिद्धांत। ओके, इसमें क्या होता है, घटक उपसिद्धांत में बुद्धि जो होती है विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है, जिसे घटकीय बुद्धि कहते हैं। ठीक, घटकीय उपसिद्धांत में या फिर घटकीय बुद्धि में व्यक्ति जो है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करता है। ओके, जिन व्यक्तियों में घटक उपसिद्धांत की बुद्धि अधिक होती है, वे विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति जो होती है बहुत अधिक होती है। देख रहे हैं टाइपर को, वाह टाइपर, क्या बात है, तरक्की करोगे बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85। हाँ, ऐसा भी कोई करता है क्या? चलिए, हमसे उससे क्या लेना देना क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर से हमें क्या लेना देना है, क्वेश्चन से तो लेना देना है ही, क्वेश्चन नंबर कोई भी रहे। ओके, देखिए, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को साधारण रूप से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पहला प्रकृतिवाद की संज्ञा, बुद्धि की संज्ञा, सीखना या अधिगम की संज्ञा, या ये सभी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सीखना या अधिगम की संज्ञा। ठीक, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दी जाती है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 85, क्या बोलें इसको, अगला बोल देते हैं। ठीक, दो बार 85 नंबर डालने में लगता है गलती कर दी है उसने। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया चलती है, बताओ अब अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है? जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या फिर बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक, या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है? बताइए, अधिगम की प्रक्रिया बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? अधिगम। ठीक, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ओके, इसको मत भूलिएगा, विकास भी जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है, और अधिगम की प्रक्रिया भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम हो सकता है सकारात्मक नकारात्मक दोनों, सिर्फ नकारात्मक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। ओके, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ओके, अधिगम प्रक्रिया के लिए बेहतर तरीका कौन सा होगा? अधिगम प्रक्रिया के लिए बेहतर तरीका कौन सा होगा? करके सीखना, दिन रात पढ़ना, सिर्फ विद्यालय में जाकर पढ़ना, किताबी ज्ञान को रटना? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन है? बताइए, जल्दी बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, करके सीखना। अधिगम का सबसे बेटर तरीका है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखना। ओके,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के कारक होते हैं? बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के मुख्य कारक हैं? ठीक, मुख्य कारक पूछ रहे हैं भाई। कारक तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे मुख्य कारक हैं। ओ तेरी, हम तो खुद आंसर बता दिए। चलिए ठीक है, एक एक क्वेश्चन का नंबर जो है आपको बोनस मिलता है। ठीक, 5। ठीक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 5। ठीक, इसको आपको गिनना नहीं है, अपने मतलब आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उनमें से कितना आंसर सही है, कितना गलत है, वो तो आपको काउंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 88 जो है, ये हमारे तरफ से एक बोनस नंबर है, आपको एक्स्ट्रा मिल गया। ओके, तो कितने कारक हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने ही बता दिया ना, इस क्वेश्चन का आंसर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने प्रकार के मुख्य कारक होते हैं? 5 प्रकार के मुख्य कारक होते हैं। ठीक, कौन कौन से? विद्यार्थी से संबंधित कारक, अध्यापक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक और अनुदेशन से संबंधित कारक। ठीक, अधिगम को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक होते हैं। ओके, उसके बाद फिर इस मॉक टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन बताइए। मनुष्य में परिपक्वता, थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का डैश अधिगम से संबंध है। अधिगम से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी, अधिगम से कोई संबंध नहीं, ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है कि मनुष्य में परिपक्वता, थकान, बीमारी और नशे आदि के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका अधिगम से कोई संबंध नहीं। ठीक, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और कितने नंबर आपको मिले। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में से कितने नंबर मिले। 1 नंबर तो फिक्स है मेरा वाला, जो बोनस नंबर गया, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।